हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये वीडियो है संडे का, और संडे को बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते, हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते, छुट्टी होती है, तो सुबह में वो टिफ़िन बनाने वाला प्रेशर नहीं रहता। तो थोड़ी सी ना नींद पूरी करके उठते हैं हम लोग, मैं भी, हस्बैंड भी, बच्चे लोग भी। तो थोड़ा लेट ही जागे थे। मैंने उठते ही मशीन लगा दी थी। ये जो ब्लैंकेट है ना, ये मुझे धुलने रखना था, क्योंकि अभी तो जो रजाइयाँ हैं वो निकल गई हैं, तो ये ब्लैंकेट का कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा इसको धो देते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है आजकल सूखने में, तो ये आराम से सूख जाएंगे। तो अभी ये धुल चुके हैं, इनको मैं सुखाने आई हूँ। सुबह की हमारी चाय वाय हो चुकी है। अभी धीरे धीरे आराम आराम से काम करेंगे, बिकॉज इट्स संडे। कैसा लग रहा है ये शेड? मैंने लगाया है मामा अर्थ का हाइड्रा मैट ट्रांसफर प्रूफ क्रेयॉन लिपस्टिक इन द शेड कैफे लाटे न्यूड। इट्स नंबर 6। और ये जो क्रेयॉन लिपस्टिक्स है ना, ये आपके लिप्स पे स्टे करते हैं फॉर 12 लॉन्ग आवर्स। इट डजंट ड्राई आउट योर लिप्स, और ना ही लिप्स को वो स्ट्रेची एंड फ्लेकी फील देते हैं। एंड दिस क्रेयॉन डजंट बज और ट्रांसफर थ्रू आउट द डे। मामा अर्थ की हाइड्रा मैट क्रेयॉन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक हैज रिच कलर पे ऑफ। इट गिव्स 12 आवर हाइड्रेशन एंड इट्स स्पेशली फॉर्मुलेटेड विदाउट एनी हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स, which makes it safe for everyday use. And it's enriched with the goodness of argan oil, जो लिप्स को नरिश करता है, उन्हें ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करता है। और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड भी, जो लिप्स को डीपली हाइड्रेट करता है। इसका 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन ग्लाइड्स ऑन इजीली। इट फील्स लाइट एज एयर, और ये बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है ऑन डेली बेसिस, बिकॉज दीज आर मेड सेफ सर्टिफाइड, विच इज अ प्रूफ ऑफ no toxins, no chemicals, no parabens. These crayons are also dermatologically tested. और intense color payoff के साथ साथ ये waterproof भी हैं। और ये 7 appealing shades में आते हैं, which means 7 shades for 7 days. Monday to Sunday, flaunt your beautiful hydrated lips with these crayon lipsticks. And I tried doing a swatch test and they are absolutely smudge proof. And I think मैं एक और कलर ट्राई करके देखूंगी। पहले मैं ये कलर निकाल देती हूँ, and the shade I'm gonna try now is 07 Raspberry Red. And this is how this color looks on lips, and I think I'm loving this shade. अगर आप इन लिपस्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा कूपन कोड विच इज़ नीलम 2023। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर थ्रू मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और देयर ऐप। एंड बिकॉज मामा अर्थ हैज़ टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट। एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million trees as part of this initiative. ये प्रोडक्ट्स, मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स आपको Amazon, Flipkart और Nykaa पर भी मिल जाएंगे, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। और गुड न्यूज़ ये है कि नाउ यू कैन फाइंड मामा अर्थ प्रोडक्ट्स इन स्टोर्स नियर यू। सारे ही लिंक मैंने रख दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेक देम आउट। सुबह में ना हम लोगों ने चाय वाय पी लिया था, बच्चों को मैंने दूध भी दे दिया था, उसके बाद थोड़ा फ्रूट खा लिया। और अभी ये हो रहा था कि लंच बनाएं कि ब्रेकफास्ट बनाएं, तो क्योंकि टाइम ऐसा ही हो गया था, लेकिन सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में थोड़ा सा सोचना हो रहा था। फिर एकदम से दिल आया कि चलो पकौड़े बना लेते हैं। सर्दियों में हल्की हल्की धूप में गर्म चाय के साथ पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है पकौड़े किसी भी तरह के, लेकिन जो आज मैं बना रही हूँ ये मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। हस्बैंड को पकौड़े
चटनी के साथ अच्छे लगते हैं मुझे, चाय के साथ। तो मैं एक बड़ी अच्छी सी चटनी की रेसिपी आपको दे रही हूँ। मैंने एक ब्लेंडिंग जार के अंदर जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज, धनिया, थोड़ा सा सौंफ, चीनी, थोड़े से दाने, नमक, फ्रेश धनिया धो करके मैंने काट लिया था, थोड़ा सा पानी डाल करके इस सबको पीस लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक ग्रीन चटनी तैयार। आपके पास पुदीना पत्ता हो तो वो भी डाल करके पीस लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे एक छोटा सा लेमन था, इसका हाफ लेमन का जूस मैं ऐड कर रही हूँ। तो इससे चटनी की लाइफ और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, एंड देन इसके बाद दही ऐड कर रही हूँ मैं। गाढ़ा दही है ये, और ये खट्टा वाला दही नहीं है। ये रेगुलर जो स्वीट दही रहता है जो हम डेली में खाते हैं वो वाला दही है। लगभग 4 चम्मच जैसा गाढ़ा दही मैंने ऐड कर दिया। जो रेगुलर दही रहता है थोड़ा पतला, वो भी आप ऐड कर सकते हो, पर देन चटनी थोड़ी सी रनी हो जाएगी। दही डाल करके ना बस पल्स करके 2-3 बार इसको चला लीजिए। और ये चटनी है ना आपके पकौड़ों को, कबाब्स को, टिक्कास को अलग ही लेवल पे टेस्ट देती है। और तो और आप इसे राजमा वगैरह बनाते हो, छोले वगैरह बनाते हो ना, उसके साथ प्याज के ऊपर डाल करके भी खा सकते हैं। ये चटनी आप ट्राई ज़रूर करना, आपको अच्छी लगेगी। यूजुअली जो पकौड़े होते हैं ना वो आलू के अलग, प्याज के अलग, गोभी के अलग ऐसे बनते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ना ऐसे मिक्स करके सब बना देती थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और जो भावनगरी मिर्ची होती है ना बड़े वाली, वो भी, गोभी भी सब काट के ऐड कर दिया। ऐड किया है इसके अंदर बेसन, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हींग। आप 2 कली लहसुन की कूट कर भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने चटनी में लहसुन डाला है इसलिए लहसुन नहीं ऐड किया। थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा चाट का मसाला, एंड देन नमक ऐड करना था बट नमक खाली हो गया था तो मैं नमक रिफिल कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला करके ना पहले ऐसे ही ड्राई हाथों से फोल्ड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, सारी सब्जियों को कोट कर लीजिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि और बेसन डालने की ज़रूरत है कि नहीं। एंड देन इतनी सारी सब्जियां हैं, नमक डालने से ये सारी सब्जियां अपना मॉइस्चर लूज़ करती हैं, तो जो बैटर है वो बनने लगता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एकदम देख कर। शुरुआत में ये थोड़ा सा कड़क ही रहे, स्टिफ ही रहे बैटर तो बेटर है। को अगर लगता है कि बेसन कम है तो थोड़ा और बेसन मिला सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी अपनी है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा सब्जियां दिखती हुई रहें ऐसी पकौड़ियाँ पसंद करते हैं, तो उससे ना सब्ज़ी का टेस्ट आता है, क्रंच बहुत अच्छा आता है। तो मैंने बस मिक्स कर लिया और तुरंत ही मैं पकौड़े बना रही हूँ। इसको बहुत रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इस बैटर को आप बनाना शुरू करोगे ना तो लास्ट वाला जब आप बैच फ्राई करेंगे तब तक तो बैटर काफ़ी लूज़ हो ही जाता है, इतनी सब्जियों के जो जूसेस हैं उसकी वजह से। और बस फ्राई कर लीजिए। ये छोटे छोटे रैंडम साइज़, रैंडम शेप के जो पकौड़े होते हैं, हम लोग इनको पकौड़ियाँ कहते हैं, और ये पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे हर तरह के पकौड़े अच्छे लगते हैं, बस ठीक से बने हुए हों, स्वाद हो ना, तो हर सब्ज़ी का पकौड़ा मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे ही गर्मा गर्म पकौड़ों के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे तो ये और टेस्टी लगेंगे, बट मैंने चटनी में मिला दिया है, तो बस ये गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे अभी चटनी के साथ। पकौड़ा बहुत अच्छे हैं, चटनी बहुत अच्छी लगी मुझे। चटनी भी कॉम्बो ऑसम और क्रंची क्रिस्पी। आप बना के देखना, मतलब सब तरह की पकौड़ियाँ मुझे तो खास तौर पे पसंद है, बट ये जो मैं मिक्स बनाती हूँ ना, दीज आर बाय फार माई मोस्ट फेवरेट। शानू को अच्छे लगते हैं, वो भी है ना उसमें। आपने शानू की शक्ल देखी, वो थोड़ी सी नाराज़ थी कि आपने इसमें गोभी क्यों मिला दी। एक्चुअली इसमें ना थोड़ा पालक, थोड़ा मेथी भी और मिला देंगे, थोड़ी स्प्रिंग अनियंस भी और मिला देंगे। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ ना उतना ज़्यादा स्वाद ही लगता है। बट उसको मैंने एक खिलाई, उसको पता नहीं चल रहा था कि इसके अंदर गोभी है, लेकिन क्योंकि उसने देखी थी गोभी कटते हुए तो उसको ये था कि भाई इसके अंदर मम्मा आपने गोभी ऐड कर दी है। तो बाद में जब मैंने खाया, मैंने अपने साथ उसको टेस्ट कराया, थोड़ा सा समझाया, डांट दिया, तो खा लिए थे उसने भी। अंदर से उसको कोई गोभी नहीं मिली, बस उसको यह है कि इसके अंदर गोभी है, मुझे गोभी पसंद नहीं है, मेरे को नहीं खानी है। तो घर का काम वाम रैपअप करके मैं निकली थी नए घर का जो वर्क प्रोग्रेस है वो देखने के लिए।
ये सारे जो पैटर्न एंड डिज़ाइन ये भैया दिखा रहे हैं एक्चुअली सब फ़ोन पे एक्सचेंज हुए थे, हम लोगों ने ही डिसाइड किए थे, लेकिन फिर भी आंखों से देखने में एक अलग तरह का अंडरस्टैंडिंग भी आती है, तसल्ली भी आती है कि हाउ थिंग्स आर टेकिंग शेप। और यहाँ डिश वॉशर वाली जगह मैंने आपको दिखाई, वो पूरा टूट फूट करवाया है, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊँगी। अभी तो सबसे पहले जो लकड़ी का काम रहता है वही हो रहा है। एक बार लकड़ी का काम सारे जगह पे जो होना है वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो उसमें माइका वगैरह लगाएंगे। और ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसके बारे में मुझे बहुत दोस्तों ने बोला था, एडवाइस दिया था, कमेंट्स किए थे, तो मुझे इसके बारे में ना आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, सो दैट आगे जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स शेयर करूँगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। और हम लोग को ना किसी काम के लिए मार्केट जाना था, तो रास्ते में ही ये वेजिटेबल मार्केट भी आती है, तो मैंने सोचा 2-4 फ्रेश सब्जियां पिक कर लेती हूँ, तो थोड़ी सब्जियां खरीदी मैंने। उसके बाद फिर हम लोग गए हैं हस्बैंड के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो उन्होंने कहीं से उनको पता चला कि जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कार होते हैं और ये 16 संस्कार कराना अच्छा रहता है। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि कौन कौन से होते हैं 16 संस्कार, इनको कैसे कराया जाता है। तो उनको पता चला उसमें एक कर्ण छेदन संस्कार भी रहता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो गर्ल चाइल्ड रहते हैं उनके तो कान छेद दिए जाते हैं, फिर बाद में वो ईयररिंग्स पहन लेते हैं वहाँ पे, लेकिन लड़के लोगों के ना कान नहीं छेदे जाते, जबकि पुराने समय में ना लड़कों के भी कान छेदे जाते थे। बाकायदा ये एक संस्कार होता है और इसका अपना महत्व है। तो तब से उनके दिल में ये बैठ गया है कि नहीं, मुझे कर्ण छेदन कराना है, मुझे कर्ण छेदन कराना है। मैंने बोला इतने बड़े हो गए हो, अब ना बहुत दर्द होगा। छोटे बच्चों का उतना कार्टिलेज डेवलप नहीं होती तो उनको उतना जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन बड़े होके ना बहुत दर्द होता है। और ये मैं आपको वाइट सेसमी सीड्स दिखा रही हूँ। मैं एक लड्डू बनाने वाली हूँ, बट मैं अपनी बात पहले पूरा कर लूँ। तो उनको यह है कि मुझे कर्ण छेदन करवाना है और इसके लिए फिर ये होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने कान में उल्टा पुल्टा पहन लिया था जब मेरे कान छिदे थे और फिर मेरे कान पक गए थे। बहुत लोगों को अदर मेटल्स सूट नहीं होते तो वो थोड़ा सा अच्छा ही कुछ लेना चाहते थे, तो इसलिए हम लोग गए थे कैरेट लेन। उनका जो कर्ण छेदन के बाद जो वो कान में पहनेंगे वो तो ख़रीद लिया है, पर छेदन अभी हुआ नहीं क्योंकि घर आना था जल्दी से, काम भी होते हैं शाम के। शायद नेक्स्ट वीकेंड जब छुट्टी लगेगी तो उनका कान छिदवाने जाएंगे हम लोग। और ये है ना वाइट तिल हैं जो मैंने लिए थे अमेज़ॉन से, तो मैं इसको भूनने वाली हूँ अभी। और आप ये देख रहे हो जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं ना, उसमें इस तरह के जो निशान होते हैं ना, ये आ ही जाते हैं इस्तेमाल करने से। और हम लोग फिर कभी कभी इनको बहुत घिसते हैं फिर भी ये नहीं जाते। तो मैं इसके लिए ना एक ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ। आजकल ज़्यादातर घरों में अभी जो स्टेनलेस स्टील है उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, तो कुकिंग से ना ऐसे हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो ना, ये कैसे रेनबो जैसा ऐसा निशान आ गया है। तो इसको हटाने के लिए मैंने ये ट्रिक पहले भी शेयर की थी, बट अभी लेटली बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। इसको है ना घिसिए नहीं, घिसने से नहीं होगा काम। तो हम स्करर से इसको घिस देते हैं ना, आयरन स्करर से, उससे नहीं घिसना है, वरना ये जो है ना, ये जो इसकी स्मूथनेस है वो जाती रहती है और फिर इसमें चीज़ें बहुत चिपकती हैं। इसको ठीक करने के लिए, लाइक टू गेट रिड ऑफ दिस रेनबो स्टेन्स, यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग। इस तरह का कुकिंग विनेगर हम सबके घरों में होता है, चाइनीज़ खाना बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ले लीजिए, मैंने गैस ऑन नहीं किया है अभी, और बहुत सारा भी नहीं लेना आपको, सिर्फ ना
जितना भी एरिया में स्टेन है वो हमको कवर करना है। तो कवर करने के लिए इसको फुल भर दें उसकी ज़रूरत नहीं है, एक ढक्कन डाल दीजिए और इसको ना हम ऐसे जैसे पानी को नहीं घुमा देते, तेल को घुमा देते हैं, ऐसे हर जगह घुमा देंगे। इतना सारा विनेगर भरने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाएं। तो ये आप देखिए मैंने ना इसको सब जगह घुमा दिया है। अब देखने में अच्छा लग रहा है बट अभी ये गीला है तो अच्छा लगेगा ही। पानी से भी गीला कर देते हैं तो उस वक्त ये अच्छा ही लगता है, सूखने के बाद ये स्टेन्स आ जाते हैं। तो इस वक्त गैस ऑन करेंगे और सिर्फ इसमें से थोड़ी आपको स्टीम उड़ती नज़र आए इतनी देर इसको गर्म करेंगे। कुछ ज़्यादा पकाना नहीं है, हो सके थोड़ा घुमाते रहें क्योंकि हमने काफ़ी कम विनेगर लिया है। अगर आपने इसको थोड़ा भर लिया है तब आपको घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बस एक ही ढक्कन डाला था ना तो मैं थोड़ा इसको हर तरफ घुमाऊंगी। लाइक गरम विनेगर सारे सरफेस को टच करना चाहिए। बस अब इसको धो लीजिए, और क्योंकि ये कुकिंग विनेगर है आपको इसे वापस से साबुन से धोने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिंस इट ऑफ विथ क्लीन वाटर। मैं करके लाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको धो लिया है और इसको ना थोड़ा पोंछ भी लेंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हाउ क्लीन इट इज़ नाउ। यूजुअली ये स्टेप मैं ना रेसिपी बनाने से पहले कर लेती हूँ सो दैट मेरा बर्तन एकदम ही साफ अच्छा लगे। मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी देखकर अच्छा लगता है, बट आई थॉट ये आपके साथ शेयर करूँ, आपके भी काम की ये टिप हो सकती है। तो मैंने इसको एकदम सूखा कर लिया है। ये इसमें कोई भी स्टेन अब नहीं है। थोड़ा इसको गर्म भी कर लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है कि सूखने के बाद ये कैसा दिख रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल हैक। मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करती हूँ स्टेनलेस स्टील बर्तनों को एकदम चमकदार बनाने के लिए। लुक एट दिस, ये सूख चुका है और स्टेन भी चला गया वो रेनबो वाला। ये जो सफ़ेद तिल है ना, वाइट सेसमी सीड्स, इसको स्लो फ्लेम पे भूनना है। ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। ये काले काले ना हो जाए इस चीज़ का खास ध्यान रखें, फिर वो है ना कड़वे लगते हैं। तो एकदम स्लो फ्लेम पे इसे भूनिएगा। और इसके अंदर ऐड करने के लिए थोड़े से काजू मैं काट रही हूँ। जो तिल के लड्डू रहते हैं, तिल का कुछ भी गच्चक रेवड़ी वगैरह कुछ भी रहती है ना, मतलब काजू कॉम्प्लीमेंट्स इट वेल, तो इसलिए मैं काजू काट रही हूँ। आप चाहें तो बादाम जो भी चाहें, पिस्ते वगैरह आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्योंकि काजू काट रही थी, तिल को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, तो खुशी इज़ हेल्पिंग मी। वो जो तिल है मैंने फ्लेम एकदम स्लो ही कर रखा है, वो उन्हें स्टर कर रही है। और ये देखिए तिल है ना स्वॉलन हो जाते हैं, वो पफ्ड अप जैसे दिखते हैं, थोड़े थोड़े से लाल लाल से हो जाते हैं, चट चट आवाज़ आती है, खुशबू भी आने लगती है। बस इतना ही पकाएं, ज़्यादा ब्राउन या ब्लैक उसको मत कर लीजिएगा। एक बड़े बर्तन में करके रख दीजिए तिल को, क्योंकि ये थोड़ा ना ठंडे करने हैं हमें। एक बड़ी चम्मच जैसा तिल मैंने अलग रख दिया है, ये नहीं पीसना है मुझे, बाकी ठंडे हो जाएंगे तो उनको पीसा जाएगा। जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं मैंने सेम पैन को थोड़ा साफ़ कर लिया था और इसके अंदर जो गुड़ है वो ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, 2 चम्मच जैसा, एंड देन ये जो गुड़ है इसको पिघलाएंगे। अगर आपने 1 कप तिल लिया है तो आधा कप गुड़ इज़ इनफ, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा मीठा अच्छा लगता है तो फिर आप 1 कप तिल के सामने 3/4 कप गुड़ ले सकते हो। बाकी गुड़ बहुत ज़्यादा आपका मीठा है या कम मीठा है उस हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तिल एकदम ठंडे हो जाएंगे तब इनको पीसेंगे। मैं ना तिल को हाथ से महसूस कर रही थी कि कितने ठंडे हो गए हैं। अगर गरम गरम इन्हें पीस देंगे ना तो ये फिर वो ताहीनी होता ना, वो बन जाएगा। थोड़ा ठंडा करके पल्स मोड पे, जैसे काजू को पीसते हैं ना, बस उसी एहतियात के साथ आप तिल को पीस लीजिए। गुड़ की चाशनी के अंदर मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड किया है। अभी चाशनी को कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसमें 1 चम्मच है ना घी मिला रही हूँ और घी मिला करके इसको उबालेंगे। थोड़ा सा अगर आपको चाशनी चेक करने में डिफ़िकल्टी होती है तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। इस तरह आप थोड़ा सा स्पैचुला पे ध्यान दीजिए। इसकी जो लास्ट ड्रॉप है वो एकदम से टपक गई, तो अभी जो चाशनी है वो रेडी नहीं है। मैंने इसे थोड़ी देर और पकाया और अभी लास्ट ड्रॉप है ना स्ट्रिंग लेकर जा रही है, विद रेजिस्टेंस वो ड्रॉप हो रही है। तो ये एक तार की चाशनी जो है रेडी हो गई है। मैं अभी बस मुझे इतनी चाहिए, मैं अभी गैस बंद कर दूँगी। डेफिनेटली हम इसे थोड़ा और पकाएंगे, बट अभी मैं चाशनी फुल रेडी नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर जो तिल पीसे थे वो ऐड कर देंगे। पहले अच्छी तरह से देखिए, आप गैस तो बंद ही है, ऑफ द फ्लेम ये सारी प्रोसेस करेंगे। अच्छी तरह से पाउडर को गुड़ में मिला लीजिए, इसके जो लम्प्स हैं वो सारे के सारे निकल जाएं। इतनी देर तक आप इसे फेंट कर मिला लीजिए।
और एक बार तिल और गुड़ अच्छे से मिल जाएंगे तब इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो 2 बड़े चम्मच या 3 रेगुलर चम्मच जैसा मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। गैस अब भी बंद है। ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तब तक जब तक एकदम ही होमोजीनस मिक्स, एकदम ही यूनिफॉर्म सा मिक्स तैयार हो जाएगा। कोई लम्प्स नहीं दिखेंगे और कहीं ज़्यादा तिल कहीं ज़्यादा मिल्क पाउडर ऐसा नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया पेस्ट रेडी हो जाएगा तब आप वापस से गैस ऑन करिए। ये प्रोसेस स्लो फ्लेम पे ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जो हमारी चाशनी आपको याद हो हमने एक तार की ऑलरेडी बना ली थी, लेकिन ये जो पेस्ट जैसा है ना ये थोड़ा सा लूज़ है। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर लाने के लिए ही बस हम इसे पका रहे हैं। ये ऑलरेडी डन है। एक तार की चाशनी में भी लड्डू बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो निकाल कर रखे थे तिल वो भी और जो काजू काट के रखा था वो भी मिला दिया है। अब इसे पकाएंगे। एक बड़े से बर्तन के अंदर आधी चम्मच जैसा घी डाल करके रख दीजिए। इसकी ज़रूरत हमें बहुत जल्दी पड़ने वाली है। तो मिक्स करके इसको देखते रहिए। सारा का सारा मिक्स इकट्ठा होने लगेगा। आपको ये चलाने में भी डिफ़िकल्ट होने लगेगा। मैंने स्टील का पैन लिया है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अगर नॉन स्टिक लिया होता तो ये बॉल जैसा थोड़ा बनने लगता। इसे बहुत स्टिफ ना कर दे, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एकदम ये बॉल बनने तक आप वेट कर रहे हैं। खाली थोड़ा पका लीजिए जिससे कि आपको लगेगा हाँ इट इज़ कमिंग टुगेदर, जैसे काजू कतली में हम करते हैं। बस इसको अभी निकाल लेंगे। इस बड़े बर्तन के अंदर मैंने जो घी है थोड़ा फैला दिया था और ये जो मिक्स है ना इसको घी में फोल्ड करते हुए थोड़ा सा आपको इसे नीड जैसा करना है। हाथ नहीं लगा सकते, ये बहुत गर्म होता है, इसलिए स्पैचुला से ही मैं इसे घुमाई जा रही हूँ इसमें जब तक ये इस तरह थोड़ा ठंडा होकर इकट्ठा हो गया। आप देखिए बस ये ऐसा हो जाएगा। चलाते रहिए। थोड़ा थोड़ा रुक सकते हैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चलाते रहना है, बट लड्डू थोड़े गरम के ही बनते हैं। तो जैसा ही आपको ये इकट्ठा डो जैसा लगे, जैसे आटा गूंद के रख दिया हो, तो इसके आप फिर लड्डू बनाना शुरू कीजिए। और लड्डू आप छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे बना लीजिए। ऑल्सो आप लड्डू को तिल से भी कोट कर सकते हो, थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर सजा सकते हैं। मैं काजू सजा रही हूँ। ये शानू ने मुझे काट करके दिए हैं, एक काजू से 2 कर दिया है, बस उसी से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। ऑल्सो इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी आप लगा सकते हो। और ये लड्डू आप बनाएंगे ना, आप आकर मुझे कहेंगे कि क्या बढ़िया रेसिपी थी, इतने स्वाद ये लड्डू बनते हैं। बस जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप इसको कढ़ाई के अंदर ज़्यादा पका लेंगे ना तो फिर क्या होगा पता है, ये है ना स्टिफ हो जाएगा मिक्स और फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे, ये कढ़ाई के अंदर ही जमने लगेगा। जैसे ही हमारी चाशनी 2 तार की कंसिस्टेंसी पे जाती है ना तो वो जमने वाली हो जाती है। तो मैं वही बोल रही हूँ, 1 तार की तो हमने पहले बना ली थी, उसके बाद थोड़ा ही कुक करके आप इसके लड्डू कर सकते हैं। आपने इसे कुक कर करके 2-2.5 तार का कर दिया ना अगर पैन के अंदर ही, फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे, ये जमने लगेगी, ब्रिटल होने लगेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम सॉफ्ट से ये लड्डू बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। देखने में तो कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप इन्हें कंटेनर में डाल के किसी को गिफ्ट भी करेंगे ना, कोई पता नहीं लगा पाएगा ये घर में बने हैं। देयर कलर, देयर खुशबू, देयर टेस्ट, देयर अरोमा इज़ सो परफेक्ट। लास्ट टाइम जब मैंने आपको होम टूर कराया था एम्प्टी हाउस स्टोर, तो उस वक्त आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे और सभी ने आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया था। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत सारे ना वहाँ पे सजेशन भी आए थे, तो मैं है ना उसके बारे में थोड़ा बात तो आपसे करना चाह रही थी। मुझे बहुत सारे सजेशन इंस्टाग्राम पे भी आए थे, तो थोड़ा सा मुझे लगा कन्फ्यूजन भी हो गया है, तो मैं थोड़ा सा ना उस बारे में बात करना चाहती हूँ। आज आपने जो अभी क्लिप देखी वहाँ की, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। एक तो सबसे बड़ा जो आप लोगों का कंसर्न क्या मेरे लिए सजेशन था कि वो जो बेडरूम है ना, जो हमारा बेडरूम होने वाला है, उससे जो अटैच्ड बैल्कनी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि उसे आप किसी तरह से अगर बाथरूम में मर्ज करा लें या रूम के अंदर मर्ज करा लें तो जो स्पेस है ना वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपने अगर वीडियो देखा, मैंने
मैंने आपको दिखाया वहाँ पे है ना, एक्चुअली वो सारे के सारे पाइप्स हैं, वो जो मोटे मोटे पाइप होते हैं, ड्रेनेज आउटलेट कहते हैं शायद उसको, तो वो ऐसे क्लस्टर ऑफ पाइप्स है, बहुत सारे पाइप्स हैं, तो वो उस बालकनी से होकर जाते हैं। तो उसको जो बिल्डर है उन लोगों ने उसको कंसील कर रखा है विद सीमेंट शीट्स। तो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के थ्रू उन लोगों ने उसको छुपा के रखा हुआ है। तो इट लुक्स नाइस एंड नीट, पर वो है तो उसका पार्ट ही, मतलब वो जो पाइप है वो बालकनी का पार्ट ही है, तो उसको बाथरूम में नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज वो सारे जो पाइप हैं वो बाथरूम में हो जाएंगे। और भगवान ने करे फ्यूचर में कभी उससे रिलेटेड कोई मेंटेनेंस आती है तो फिर हमारे बाथरूम से होकर रिपेयर होगा। तो बिकॉज ऑफ सेम रीज़न उसको बेडरूम में भी नहीं लिया जा सकता, वो सब पाइप हम नहीं ले सकते बेडरूम के अंदर, तो इसलिए उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने भी जब देखा था तो इतनी छोटी सी है वो, तो उसे देखकर मुझे भी यही लगा था कि इतना छोटा सा स्पेस यहाँ ऐसे छोड़ने का क्या ही फ़ायदा है, इसको या तो बाथरूम में डाल दिया होता बिल्डर ने या तो रूम में ले लिया होता। लेकिन वो एक्चुअली उन्होंने इस पर्पज़ के लिए छोड़ी है कि उधर जो ड्रेनेज पाइप्स है ना, क्योंकि अभी क्या है, पहले जो इस तरह के पाइप्स होते थे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, उनको कंसील कर देते थे और फिर कहीं पे अगर कोई लीकेज है, कोई इशू है, तो फिर वो दीवार तोड़ करके रिपेयर होता था और ये ढूंढना भी मुश्किल होता था कि किस फ्लोर पे दिक्कत हो रही है, पता नहीं चलता एग्जैक्टली कहाँ से है। अगर पाइप दिखते रहते हैं तो वो एकदम ही दिख जाता है कहाँ पे है। तो अभी आप उसको हाइड नहीं कर सकते, कंसील कर सकते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कुछ भी इस तरह का परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1 कि वो जो जगह है वो छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें एसी का जो आउटर यूनिट रहता है वो लगाया जा सकता है, कुछ एक प्लांट्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, तो बस वो उसी पर्पस का है। इनफैक्ट मेरा जो उधर का जो बाथरूम है उसकी आधी विंडो भी उसमें कवर होती है। तो ये तो था 1 कि उसको नहीं अंदर लिया जा सकता। दूसरा ये था कि मैंने उस वक्त बोल दिया था कि मैं यहाँ पे है ना चिक लगाना चाह रही हूँ, एंड मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा, इंस्टाग्राम पे मुझे आपके मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे, वीडियोस भेजे सेइंग कि नीलम चिक नहीं अच्छा लगता रूम के अंदर, तो आप इस तरह से चिक विक ना लगवाएं। तो एक्चुअली गॉड प्रॉमिस, उस वक्त मुझे ना बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था व्हाट इज़ दैट वर्ड, मुझे एक्चुअली वर्ड पता भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने देखा था, मतलब मेरे अपने घर में मेरे पापा ने जो घर बनवाया था उसमें वो चिक लगवाए थे, बिकॉज़ वो उसमें बहुत बड़े बड़े लाइक जितना मेरा सोफ़ा इधर से दिखता है ना, इतना बड़ा उन्होंने पूरा खुला रखवाया हुआ था। तो उसको पर आउटडोर में बालकनी के बाहर, तो उसको कवर करने के लिए चिक होता था, बट मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे पास, जैसा मैं फिर बोल रही हूँ, वर्ड नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, बट हम लोग एक जगह रेंट पे रहते थे, तो उन्होंने हमको ये जहाँ कर्टन लगाते हैं ना, ड्रॉपरी रॉड्स जो होते हैं वो नहीं दिए थे। तो लैंड लॉर्ड को हम लोगों ने बोला कि आप ड्रॉपरी रॉड लगवा दो, बिकॉज़ टेनेंट्स को अलाउड नहीं होता है कीला ठोकी करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको कर्टन लगवा के देता हूँ। तो उन्होंने वो कर्टन लगवाया था और वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ब्लाइंड स्टाइल का कर्टन था। कुछ दोस्तों ने फ़ोटोज़ भेजे, वीडियोस भेजे, एंड कुछ दोस्तों ने मुझे उसका नाम भी बताया कि आप है ना इटालियन कर्टन्स की बात कर रहे हो शायद। फिर मैंने वो गूगल किया, मैं इटालियन कर्टन्स की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो लगेगा वो इटालियन कर्टन ही होगा, बट वही था एक्चुअली। चिक नहीं लगवाने वाली हूँ मैं। आई नो वो थोड़ा सा अगली ही लगता है, वो बैम्बू स्ट्राइप्स एंड ब्लू, वो नहीं अच्छा लगता। और आज जब मैं वहाँ से देख करके आई ना, मतलब फर्नीचर जो है किचन वाला वो ऑलमोस्ट डन होने लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे वो एक छोटा सा किचन के साइड में छोटा सा स्पेस दिया हुआ है बिल्डर ने, तो यूजुअली उसको है ना स्टोर बना लिया जाता है या तो मंदिर बना लेते हैं बहुत लोग। तो जब मैंने उसे देखा था ना, तभी से मेरा थॉट था कि मैं उसको पैंट्री बनाऊंगी। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ, ऑनेस्टली मेरी मम्मी का भी घर था, मेरी सासू मॉम का भी घर था, और जितने भी रिलेटिव्स के घर में हम लोग आज तक गए हैं, उन लोग के घर में इस तरह से एक अलग से रूम अगर है भी, पहले तो होता ही नहीं है, और अगर है भी तो उसका ज़्यादातर स्टोर बना लिया जाता है। वहाँ पे गेहूँ चावल जो साल भर के स्टोर होते हैं वो रखे जाते हैं, एक्स्ट्रा गद्दे रजाई वगैरह भर देते हैं। इनफैक्ट रद्दी वगैरह भी मैंने भरते हुए देखा है, जैसे रोज़ न्यूज़पेपर आता है जिन लोगों के घरों में, वो पेपर वहीं स्टोर होते हैं। वो चीज़ें जो कम इस्तेमाल होती है, लाइक स्टोर की तरह उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया होते हैं ना पिंटरेस्ट वगैरह पे, तो मैंने देखा कि उनका किचन तो किचन होता ही है, दे ऑल्सो गेट दिस पैंट्री एरिया, जिससे कि किचन कितना ज़्यादा सुंदर भी लगता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो मेरा बस
थॉट था कि मैं इसको भाई साहब पेंट्री बनवाना है। तो मैंने वो देखा ही था स्पेस, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं इसको मंदिर स्टोर ऐसा कुछ नहीं बनवाना चाहती हूँ, मैं इसको पेंट्री बनवाना चाहती हूँ। वहाँ पे मैंने औरों के भी डिज़ाइन जो चल रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर घरों में जो ये इंटीरियर का काम है वो चल रहा है। कोई लोग पीओपी करवा रहे हैं, कोई लोग किचन करवा रहे हैं, तोड़ फोड़ करके अपने हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन को इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उसको एज पेंट्री नहीं यूज़ कर रहा है, बिकॉज कॉन्सेप्ट वही है स्टोर की तरह इस्तेमाल करने का। बट मेरी पैंट्री तैयार हो गई है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। डिश वॉशर रखने की जगह भी बनवाई है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग से रिलेटेड वर्क है वो भी ऊपर से करवाया है, सो दैट मेरा डिश वॉशर इस बार किचन के अंदर ही आ जाएगा। सब मुझे बोल रहे थे कि इसको अटैच्ड ही जो वॉश एरिया है उसके अंदर रखवा दो, बट मैंने बोला कि फिर वही हो जाएगा जैसे यहाँ होता है, मैं यहाँ सिंक में बर्तन धोती हूँ और उठा के वहाँ तक ले जाती हूँ। दिक्कत कोई नहीं है, 4 कदम एक्स्ट्रा ही चलना पड़ता है, लेकिन वो ना थोड़ा फीजिबल नहीं रहता। जैसे मेरा फ्रिज भी यहाँ नहीं है, एक्चुअली इन्होंने जो फ्रिज के लिए जगह दी थी इस एग्जिस्टिंग घर में, वो थोड़ी सी उससे शायद 2 इंच बड़ा ही है मेरा फ्रिज, तो वो आता नहीं है इस वजह से वहाँ पे। तो यहाँ रखा वहाँ रखा वहाँ रखा करके अभी वो काफ़ी वक्त से मिडिल वाले रूम में है। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे इस बार किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मुझे किचन में ही चाहिए, बी इट माई फ्रिज और डिश वॉशर, क्योंकि वो कन्वीनियंस ना अलग लेवल की होती है। सिर्फ 2-4 कदम की दूरी पे भी रख दो ना तो भी थोड़ा सा ना फ़र्क आ जाता है, वो एफिशिएंसी नहीं रहती। तो सोच तो रही हूँ मैं, बहुत सुंदर निकलने वाला है स्पेशली किचन। एंड बहुत दोस्तों ने मुझे बोला था, मैंने आपसे पूछा था ना कुछ एक हफ्तों पहले, 2 महीने पहले प्रॉब्ली, कि क्या करवाऊँगा, हफेल क्या बोलते हैं उसको, हेटेक, कौन सा किचन अच्छा रहेगा। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि आप करवाओ तो किसी लोकल बंदे से, कारपेंटर से, लेकिन चीज़ें अच्छी लगवाना, क्योंकि जो किचन का काम है वो बार बार तो नहीं होता। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आई, क्योंकि आप एकदम ही ये जो किचन स्टूडियो वाले होते हैं ना, इनके पास जाएंगे, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे डिज़ाइन तो दे देते हैं, लेकिन वो ना बहुत सारा पैसा चार्ज कर लेते हैं। मुझे किचन डिज़ाइन नहीं करवानी थी भाई, मेरे किचन में बहुत हैवी काम होता है, हर रोज़ काम होता है। तो मुझे बस यही था कि थोड़ा मेरे बजट में ठीक ठाक हो जाए, उतना ही मुझे करना है। मुझे ओवर बजट भी नहीं जाना था और बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं करना था। और ये कारपेंटर भैया से हम लोगों ने पहले भी काम करवाया था। इस घर में जो आप देख रहे हो ना, ये सब भी इन्होंने ही किया था, तो सब अच्छा ही था। तो उन्हीं लोगों ने, मम्मी के घर में भी जो फर्नीचर हुआ है उन्हीं लोगों ने किया था, बिकॉज वी हैव सीन देयर वर्क एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। तो इसलिए बस अभी उन्हीं लोगों को काम दे दिया है। एंड यस, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा था कि जो पत्थर लगे हुए हैं बाथरूम में बेसिन के नीचे वो शार्प हैं, उसको घिसवा लीजिए, तो वो भी मैंने बोल दिया है घिसने के लिए। तो आप लोगों के जो कमेंट थे उनको पढ़ा मैंने, समझा कि हाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अभी इवेंचुअली क्या रहेगा वो होकर ही, मतलब जब पूरा हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, तब आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो चलिए बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसीडर माय एफर्ट्स एंड गिव माय वीडियो लाइक। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।